उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार चल रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर वहां चल रहा है। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बना ये घर नक्शा पास कराने में इसके फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले कल सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उसके घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें ये तीनों ही 3 अलग अलग दिनों की कार्रवाई है जो प्रशासन की ओर से की गई है। इसमें घर तोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है, अलग अलग वजह दी जा रही। किसी का नक्शा पास नहीं था, किसी पर दूसरी तरह की आपत्ति थी, लेकिन इस सब में एक ही चीज़ साझा है कि वो ये सब अतीक अहमद के करीबी है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के तीसरे रथ को आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परसों चंपाराजनगर जिले के माले महादेश्वरा से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले रथ को रवाना किया था। इसके बाद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी के नंदागढ़ से दूसरे रथ को हरी झंडी दिखाई थी। आज गृह मंत्री अमित शाह बीदर जिले के बासो कल्याण में थे, जहां उन्होंने तीसरे रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये विजय संकल्प यात्रा बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के संकल्प को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह बीदर कर्नाटक में आपकी उपस्थिति बता रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, ये उन्होंने कहा। और अमित शाह ने यह भी कहा कि कल ही त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस हारी तो हारी, लेकिन इस तरह हारी कि दूरबीन लेकर भी नहीं दिख रही है। जिस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती, वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत से जगह हमने कम सीटें लड़ने के बावजूद भी हमको हमारे जो वोट शेयर है वो तो बड़ा है, क्योंकि जो लोग मेघालय में हमारे पार्टी के लोग चुन के आए थे उनको लेके गए वो, तो त्रिपुरा में जो लोग थे उनको भी लेके गए। तो जब हम जिताते हैं तो वो बीजेपी वाले हाईजैक कर लेते हैं। मेघालय में कोनराड संगमा 7 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ समारोह के लिए पीएम मोदी को भी निमंत्रण भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री संगमा ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा पेश किया और सरकार बनाने का दावा किया। उनकी पार्टी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 26 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी ने एनपीपी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी के पास 2 ही सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 3 और सीटों की जरूरत है। हालांकि कोनराड संगमा का दावा है कि उनके पास 32 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उधर त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि पिछली बार से कम सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया था।
वैसे तो मुख्यमंत्री का चेहरा माणिक साहा को ही माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर ये अटकलें भी गर्म हैं कि केंद्र में मंत्री प्रतिमा भौमिक को भी कुर्सी सौंपी जा सकती है। उन्होंने लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले धनपुर में सीपीएम को हराया। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने उनसे बात की। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री प्रतिमा भौमिक जी। आप त्रिपुरा बीजेपी की अगर बात कहें तो आप उन गिने चुने ओल्ड टाइमर नेताओं में हैं जो बहुत दिनों से बीजेपी कर रहे हैं, और इस बार चुनाव में आपने धनपुर सीट जीती है। धनपुर एक ऐसा सीट है जो कि लेफ्ट फ्रंट का गढ़ था, 70s से कभी लेफ्ट फ्रंट हारा नहीं है वहाँ पे। तो ये जो सीट जीता है आपने, आपकी पहला रिएक्शन, बहुत मेहनत किया है आपने उस सीट जीतने के लिए। मोदी जी का लीडरशिप ने लोगों ने भरोसा किया। त्रिपुरा में 2018 में जो धनपुर को जीत नहीं पाए, 2023 में लोगों ने वो भूल को सुधार दिया और डेवलपमेंट को वोट डाला। बीजेपी की बात कहें तो हमने देखा कि 2018 में जब आपकी सरकार आई, इसके बाद पार्टी के अंदर थोड़ी अनबन थी, चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, कुछ एमएलएस छोड़ के चले गए। तो आप एक सीनियर वरिष्ठ नेता हैं त्रिपुरा से, इस बार आगे की रोड मैप क्या रहेगी पार्टी की? देखिए, 2018 में सरकार, बहुत सारे पार्टियों से लोग आए, सरकार बने हैं, तो कोई अनबन नहीं है। जो जो अपना अच्छा नहीं लगते वो लोग निकल अपने आप चले गए हैं, और आगे चल के और भी अच्छी तरीके से कैसे उसको, मतलब बीजेपी सरकार इससे 5 साल अच्छे से काम करके हमारा संगठन को और भी मजबूत करना। डेवलपमेंट का तो काम तो चलते रहेगा, उसके साथ साथ हमारा संगठन को और भी हम लोग मजबूत करेंगे। अब कुछ बीजेपी सपोर्टर्स से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रतिमा दीदी को और भी बड़ा रोल देने चाहिए। क्या आप बड़ा रोल के लिए तैयार हैं? सेंट्रल मिनिस्टर तो बहुत बड़ा रोल है। त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार किसी को सेंट्रल मिनिस्टर दिया है, बहुत बड़ा रोल है। और आपके सामने जो बात कर रही हूँ ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का दिन है। नहीं तो हम जैसा कार्यकर्ता कहाँ गांव के किसान परिवार का यहाँ तक आया है, वो पार्टी ने दिया है सब कुछ मुझे। आपके सामने जो बोलने का लायक बनाया, पार्टी ने बनाया। पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी ने आपको बनाया है। तो अगर पार्टी नया कोई रोल देते हैं तो उस रोल के लिए तैयार हैं? नहीं, पार्टी जो आदेश करेगा उसको, पार्टी के लिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं कार्यकर्ता हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन केवल जनता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन से वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो लोग भी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को वोट देंगे। তৃণমূল কংগ্রেস আর মানুষের যোগ হবে, আমরা ওদের কারোর সাথে যাব না, আমরা একা লড়বো মানুষের সমর্থন নিয়ে। যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তারা আমাদের ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর যারা কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যটা উদ্ঘাটিত তো আজকে হয়ে গেছে। उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी के बारे में निर्णय तो वही लेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा लाइक माइंडेड ये शब्द बार बार इस्तेमाल करती है। समान विचारधारा के दलों को एकजुट करने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कोई समझौता नहीं है। और एक बार फिर से उसी खबर पर लौटते हैं जहां उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई चल रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज का में बना यह घर नक्शा पास कराने के लिए इसमें फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले कल सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उनके घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। और हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अजय, अब ये जो कार्रवाई चल रही है, इसके पीछे क्या कारण बताया गया है?
देखिए, इसके पीछे जो कारण बताया गया, कारण तो पीडीए प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो करती है वो तो यही बताती है कि अवैध मकान बना हुआ था, इसका नक्शा नहीं पास हुआ था, इसलिए इस कार्रवाई को किया जा रहा है। लेकिन जो उसका जो पूरा प्रोस्पेक्टिव जाता है, जो बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद जो अतीक के तमाम करीबी लोग हैं, क्योंकि जो जिनके ऊपर एफआईआर है, जिन लोगों के एफआईआर का नाम है, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो उनके करीबी हैं, जैसे इसके पहले एक जफर का मकान था, उसे गिराया गया था, बुलडोजर चलाया गया था, और उसके बाद अब जो है इस पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि मासूकुद्दीन जो है वो अतीक के बेहद करीबी थे, ये भी माना जाता है कि वो फंडिंग किया करते थे, उनके ऊपर कई थानों में मुकदमे की भी बात आ रही है सामने, तो अब उनके ऊपर इस तरीके से किया जा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि बाहुबली अतीक है, उनको तोड़ने के लिए, उनके नेक्सस को खत्म करने के लिए, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास जो लोग भी उनको रसद पानी या इस तरीके की सुविधा देते हैं, एक एक करके उनको किसी न किसी तरीके से कार्रवाई करके बुलडोजर के जरिए गिराने का ये कार्रवाई चल रही है। यानी साफ तौर पर एक घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो उनके जो तमाम नजदीकी हैं, जो उनके मददगार लोग रहे हैं, उनको इस तरीके की कार्रवाई के जरिए, बुलडोजर के जरिए उनके मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। और अगर हम बात करें उमेश पाल हत्याकांड की, तो इसमें पुलिस अभी क्या कह रही है, किस तरह के सुराग उन्हें मिले हैं, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, उमेश पाल हत्याकांड की जो बात अगर आप करेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने जो है कई लोगों की पहचान की है। हालांकि अभी मीडिया को नहीं बता रहे हैं, लेकिन मीडिया में सीसीटीवी से अलग अलग नाम की, तमाम नामों की खबरें आ गई थी, चल रही हैं। पुलिस अभी उसे पुख्ता नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने तरीके से जरूर सुराग कर रही है। इसके पहले उन्होंने एक इनकाउंटर भी किया था, जो कहा जा रहा था कि अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर था, वो उनके काफी नजदीकी था, वो उसमें उस जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसको वो चला रहा था, तो उसका एक इनकाउंटर जरूर हुआ है। लेकिन बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए जो लोग उस शूटर में थे, उन तक के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है और अलग अलग टीम बना करके जांच, उनको पकड़ने की, दबिश डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच फिलहाल वो इस तरह के बुलडोजर की एक कार्रवाई जरूर कर रही है। अजय, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, क्या उनका पक्ष भी मिला है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि जो शुरुआत में घर तोड़ा गया था, उसके बारे में ये कहा गया था कि ये जो कार्रवाई है ये गलत की गई और इसके लिए शिकायत भी की गई थी उच्च स्तर पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इस तरीके से जो तोड़ा गया था, उसमें जो अतीक की पत्नी थी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी कि ये जो है, हम चूंकि किराए पे रह रहे थे, हमारा मकान पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, इनका कोई दोष नहीं था और ये निर्दोष थे, मैं किराए पर रह रही थी, इसलिए इनको इस मकान के ऊपर ये कार्रवाई कर दी गई। इसके अलावा जो इसका वो मकान था, उन्होंने भी एक अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है, वो बांदा के पास, चित्रकूट के पास, कहा जा रहा था कि शायद वो किसी न्यूज एजेंसी में वो काम करते हैं, जिनका वो मकान है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जबरदस्ती किस तरीके से कार्रवाई हुई है, और इसमें भी ये बात कही जा रही है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, जो प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, वो ये कहीं से नहीं कह रहे हैं कि हम अतीक अहमद के लिए कार्रवाई कर रहे हैं या उमेश पाल से जोड़ करके उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि इसका नक्शा नहीं पास है, अवैध है, बना हुआ है, इसकी नोटिस पहले से दी गई थी, लिहाजा हम बुलडोजर चला रहे हैं। तो अब बात तो प्रशासन इस तरीके की यहाँ कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोस्पेक्टिव जा रहा है, इसका जो मैसेज जा रहा है, वो ये जा रहा है कि अतीक और उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो उनके नजदीकी थे, उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये मैसेज इसलिए भी जा रहा है अजय, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सीधे तौर पर यह कहा था कि जो माफिया है उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, उनको जमीन में मिला दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा संदेश उसी का है, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी जो देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात थी, और जिस तरीके से योगी सरकार जो बुलडोजर का जिस तरीके से उन्होंने एक इस्तेमाल शुरू किया था, हथियार शुरू किया था, वो इसके पहले भी नजर आया था। वो चाहे सिर्फ यही अतीक के यहाँ ही नहीं है, मुख्तार अंसारी के यहाँ भी तमाम कई जगह पर इस तरीके से बुलडोजर चले, उनके तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चले जो अवैध थे, जिन्हें बेनामी माना गया था। तो और इसी तरीके से अभी तक अतीक पर ही चल रहा था या अतीक की संपत्तियों पे चल रहा था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अगर आप देखेंगे तो जो लोग अतीक से नजदीकी थे, जिनमें यह माना जा रहा था कि ये फंडिंग उनको कर रहे थे, किसी तरीके से उन्हें मदद पहुंचा रहे थे, तो उनकी जो एक तरीके से पूरा रसद पानी और उनके अंदर एक दहशत कि किसी तरीके से कोई उस माफिया की मदद न कर सके, जो लोग भी उसके नजदीक आएंगे उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, कुछ इस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है।
लेकिन क्या इस कार्रवाई को किसी तरह की चुनौती दी गई है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब इस तरह की कार्रवाई की गई तो लोगों ने इसको अदालत में भी चुनौती दी थी और अदालत ने भी इस पर एक काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था। बिल्कुल, इस मामले में चुनौती तो अभी अतीक अंसारी की पत्नी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने एक एप्लीकेशन जरूर डाला है और दूसरा जफर जिसका मकान गिरा है उनके वकील ने इसमें एक ये कहा, उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाला है कि ये गलत तरीके से हमारे क्लाइंट के साथ इस तरीके से गलत तरीके से मकान गिराया गया है, उसका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था और जो प्ली दे करके जिस तरीके से गिराया गया है वो गलत है। इसको लेकर के जफर की तरफ से भी उनके वकील जो है वो अदालत हाई कोर्ट में गए हैं। अजय, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो हत्याकांड हुआ था उमेश पाल का, उसके परिवार वालों से अगर आपकी बात हुई हो कि वो क्या कहते हैं इस पूरी कार्रवाई पर, क्या वो इससे संतुष्ट हैं या वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, या इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है केवल दिखावे के लिए है? नहीं, उनसे जब बात हुई मेरी तो वो लोग बेहद मतलब उन लोगों को संतुष्टि है कि योगी पर भरोसा है। वो कह रहे थे कि सरकार पर मुझे भरोसा है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कार्रवाई कर रही है। ये तमाम लोग जो है वो उनके नज़दीकी हैं, इर्द गिर्द हैं, इस तरीके से हैं और ये वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे जो है जो लोग उसको उमेश पाल को मारने में थे, जो तमाम सीसीटीवी में जिनकी फुटेज आई है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब इनकाउंटर हुआ था एक का तो उस समय वो लोग बेहद खुश थे कि सही तरीके से सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं कि इस कार्रवाई को लेकर के जरूर और जो उमेश पाल हैं उनके परिवार के लोग हैं उनके अंदर जरूर एक संतुष्टि का भाव है कि पुलिस और कानून अपना काम ठीक से कर रही है। और अजय, जो आम लोग हैं उनको क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई को देख करके, जब वो देखते हैं कि हत्याकांड में जिन पर आरोप है या जिस पर आरोप है उसके करीबियों के घर इस तरह से तोड़े जा रहे हैं, तो ये क्या संदेश देता है एक व्यापक समाज को? देखिए, इस पे मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। कुछ लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कानून है, कानून की तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज ही ये मकान क्यों नजर आया आपको कि अवैध है, इतने सालों से बने हुए थे, अचानक उमेश पाल की हत्या होती, अभी ही क्यों आपको लगा कि अतीक के करीबी हैं, ऐसे बहुत से और भी मकान है वो क्यों नहीं नजर आते हैं आपको। इस अलग अलग तरीके की ये भी बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात होती है कि इस तरीके की कार्रवाई से एक दहशत जाता है लोगों के अंदर, जो है वो अपराध करने में कमी आएगी और जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक कमी आएगी। तो मिली जुली इस तरीके की कार्रवाई पर एक मिली जुली प्रतिक्रिया, समाज इसमें बटा हुआ नजर आता है। कुछ लोग तो कानून की बात करते हैं कि कानून के तहत होना चाहिए, ये कार्रवाई अभी ही क्यों है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो समाज में इस तरीके की लेकर के ही आती है। और अजय, एक बात और भी जो कही जा रही है कि जो गुर्गे हैं उनकी संपत्तियां केवल प्रयागराज में हो ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य शहरों में भी इस तरह की संपत्ति की पहचान की जा रही है। तो क्या वहां भी इसी तरह की किसी कार्रवाई की संभावना है? देखिए, फिजाओं में इस तरीके की बात जरूर तैर रही है। जैसे अभी अतीक का नोएडा में एक जो मकान है उस पर पहली बार पुलिस पहुंची है कि ये है कि वहां पर कुछ ऐसी इस तरह से पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि बहुत से इस तरह का माफिया लोगों की बहुत सी संपत्तियां बेनामी संपत्तियां होती हैं जो किसी न किसी दूसरे लोगों के साथ होती है, उनके पास इस तरीके की बेनामी संपत्तियां होती हैं। तो उन बेनामी संपत्तियों पर भी निगाह रखने की कोशिश हो रही है, उन पर भी पुलिस खंगाल रही है। तो इस बार जो आपने पहले सवाल किया था कि जिस तरीके से सदन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इस बार जिस तरीके से ये बात आगे आई थी उसको लेकर के एक व्यापक तरीके से घेराबंदी, एक बड़ी घेराबंदी बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें उनके मुखबिर भी आ रहे हैं, उनके मदद करने वाले लोग भी घेराबंदी में आ सकते हैं। तमाम दूसरे शहरों के जिलों में जो बेनामी संपत्तियां हैं, जहां से कि उनका सारा खर्चा पानी चल रहा है, या जो और भी तमाम संपत्ति अर्जित की गई हैं, इन तमाम बातों के मद्देनजर लेकर के बड़े पैमाने पर एक जांच पड़ताल की जा रही है। और आने वाले दिनों में सूत्र तो ये भी कहते हैं कि कुछ बड़ा भी देखने को और सुनने को मिल सकता है। जी, तो कुछ बड़ा भी देखने को सुनने को मिल सकता है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि जो आज कार्रवाई चल रही है इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहता है प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का।
बीजेपी के विधानसभा सदस्य और वर्तमान में विधान पार्षद सलील विश्नोई की पिटाई के मामले में यूपी विधानसभा आज कोर्ट में तब्दील हो गई। सलील विश्नोई ने 15 सितंबर 2004 को तत्कालीन जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे। आरोप है कि सलील विश्नोई के साथ तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समेत सहित 6 पुलिसकर्मियों ने गलत व्यवहार किया था। इसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर सदन ने सभी पुलिसकर्मियों को 1 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि 1 दिन यानी आज रात 12 बजे तक दोषी पुलिसकर्मियों को कारावास दिया जाए। इसके बाद विधायकों ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। हालांकि सपा के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। उनकी गैर मौजूदगी में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन का निर्णय महत्वपूर्ण है, इसका संदेश दूरगामी होगा। हमारा संविधान हमारी जीवन रेखा है। सजा के आदेश के मुताबिक दोषी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनाई गई स्पेशल सेल में रखा जाएगा। रात 12 बजे तक दोषी पुलिसकर्मी बंद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी को कारावास में खाने और पीने की सुविधा देने का निर्देश दिया। लगभग 19 साल बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदन के इस निर्णय को हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जहां लोकायुक्त अधिकारियों ने बीजेपी विधायक एम विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए की घूस लेते हुए कल गिरफ्तार किया। उनके घर पर भी लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। लोकायुक्त टीम ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंटेंट प्रशांत कुमार को KSDL यानी कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड के दफ्तर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके घर पर भी छापेमारी की गई, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार प्रशांत ने रिश्वत के तौर पर 80 लाख रुपयों की मांग की थी। प्रशांत के पास से कल 3 बैग में 40 लाख रुपए बरामद किए गए। प्रशांत एक ठेकेदार से घूस लेते पकड़ा गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इस बीच बीजेपी विधायक ने इस संस्था के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में लिखा कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। The complainant came and filed the complaint saying that such and such a demand is being made, illegal demand is being made, and therefore please take action. Then our police wing arranged for a trap, and trap has been successfully conducted, and a huge amount of money has been recovered. 5 persons have been taken into custody. They are produced before the court, and investigation is on. As and when the investigation reveals involvement of any others, so actually action will be taken against those who are involved. Sir, last question, sir. What was the role of the BJP MLA? No, whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved in the incident of demand and accepted demand, so they have been taken into custody. If there are anybody else who are involved in this episode, that will be shown in the course of investigation. Because it was chairman's office where the trap was laid. No, whoever is the owner of that office or occupier of the office, whoever has made a demand, actually we have taken into custody 5 persons. One is that Prashant, and another is his accountant, and 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. That office is searched and the residence is searched. Amount is recovered. The rest of it is matter of investigation. We will not predict anything now. We will wait for the investigation. Any pressure from the government? No question of any pressure, and you need not have to. That question itself is totally irrelevant. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ. ಸರ್, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ, ನಾವು ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು, 59 ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ACB ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. लोकायुक्त अपॉइंटेड है, लोकायुक्त के लोग की वो ये सब किए हैं। तो देखो, सच्चाई को मानने का मोदी जी सीखना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी
छोटी सी बात को लेकर खरगे जी का अपमान हुआ, फलाना ये हुआ, छतरी नहीं पकड़े, मेरी टोपी सफेद थी, किसी की टोपी अलग थी, ये ऐसी बातें जो बोलना एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल, ये जो मामला है इसका पर्दाफाश कैसे हुआ? हमने लोकायुक्त से पूछा कि आखिर कैसे आपको पता चला कि ये सब हो रहा है और आपने ट्रैप लगाया, तो लोकायुक्त का ये कहना था कि एक शख्स, एक कॉन्ट्रैक्टर लोकायुक्त के पास आया और उसने सबूत दिए, ठोस सबूत थे। और ऐसी सूरत में जब इस तरह के सबूत दिए जाते हैं तो कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और लोकायुक्त ने फौरन जो आईजीपी है लोकायुक्ता पुलिस के, जो कि हेड होते हैं पुलिस फोर्स के लोकायुक्त में, उनको बुलाया और उसके बाद उन्होंने एसपी के साथ साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई और बहुत ही गुपचुप तरीके से 6:45 में बेंगलुरु में एक ट्रैप डाला गया। और आप देखिए जो कुछ तस्वीरें जो आई थी रेड के फौरन बाद भी, कई सारे केमिकल थे, फॉरेंसिक टीम थी उनके साथ, और उन लोगों ने सारे सबूत इकट्ठा किए। और उसके बाद उसी वक्त ये बड़ा ही वहां पर एक दिलचस्प मामला और हुआ कि वहां 41 लाख रुपए लेकर के एक कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा था जिसका रंगे हाथ प्रशांत को पकड़ा गया। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर 2 और कॉन्ट्रैक्टर आए बैग लेकर के। उनको ये पता नहीं था कि वहां ऑलरेडी लोकायुक्ता पुलिस की टीम बैठी हुई है, वहां ट्रैप है और वहां पर पूछताछ चल रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्टर अनजाने में आए, क्योंकि लोकायुक्ता पुलिस की जो टीम जब जाती है तो हमने आमतौर पर देखा है कि वो बहुत ही किसी भी उस पर पुलिस का कुछ लोगो या इस तरह का सायरन वगैरह लगा हुआ नहीं होता, ब्लिंकर्स नहीं होते। तो ऐसी सूरत में वो चुपचाप से उन्होंने गाड़ी दूर लगाई और वहां पर छापा मारा। अब क्या, और चूंकि वो एक बड़े नेता का, बीजेपी के विधायक का घर था, तो वहां पर आमतौर पर भी कुछ गाड़ियां लगी रहती थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। और ये 2 और कॉन्ट्रैक्टर जब ये छापा पड़ रहा था तो वहां पहुंच गए। तो कुल मिला के 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को वहां पर पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद जब आगे की जांच शुरू हुई तो फिर घर पे भी छापा मारा गया, वहां से 6.25 करोड़ रुपए के आसपास, और इन लोगों के पास से दफ्तर से तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के आसपास, तो जो 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए के आसपास वहां से बरामदगी हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे आभूषण, दूसरे दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी छानबीन चल रही है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक के घर पर छापा पड़ गया। ये एक चौंकाने वाली बात है कि वो भी चुनाव के वक्त। मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं, अमित शाह जी का दौरा यहां हो रहा है। अब 11 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, फिर 25 को प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर जरूर है फिलहाल। तो यही प्रश्न आपसे निहाल कि चूंकि अगले महीने ही वहां पर कर्नाटक में चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, विपक्षी दल कांग्रेस भ्रष्टाचार को लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 40% कमीशन, 40% कट कमीशन की सरकार, इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह से राजनीतिक माहौल जो है बदल सकता है आज के इस घटनाक्रम के बाद? जैसे ही ये मामला सामने आया, कांग्रेस की तरफ से ट्विटर वॉर शुरू हो गया। कांग्रेस पहले ही 40% कमीशनखोरी का आरोप बसवराज बोम्मई सरकार पर लगा चुकी है। उसके फौरन बाद कर्नाटक के डीजीपी, आईजीपी ऑफिस के दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस के लोग पहुंच गए। उन्होंने काफी हल्ला किया, उनको गिरफ्तार किया गया। और इन सब के साथ साथ कांग्रेस लगातार कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह मांग की कि बसवराज बोम्मई को इस्तीफा देना चाहिए। बसवराज बोम्मई पर जिस तरह से 40% कमीशनखोरी का आरोप लगा के जो कैंपेन यहां पर चलाया गया, उसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, ये जो हाल में जो कुछ रैलियां हुई हैं उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे यहाँ पर, और ये भरोसा दिलाया कि अगर आप हमें बीजेपी को वापस लाते हैं तो हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। अमित शाह ने बहुत खुल करके यह कहा, लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नाम नहीं लिया। शिवमोगा में हमने देखा बसवराज बोम्मई जी वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि येदियुरप्पा का हाथ में हाथ डाल करके घूमते हुए नजर आई और काफी दोनों ने एक दूसरे का सम्मान भी किया। तो ये सारी कुछ बदलाव यहां पर हो रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को नजरअंदाज किया जा रहा है इन तमाम बड़े नेताओं के दौरों के दौरान, तो क्या इसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ सकता है? क्या यह हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी ये फैसला करे कि बोम्मई को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार न प्रोजेक्ट किया जाए
और यहां तक कि यह भी फैसला हो जाए कि उन्हें चुनाव ही न लड़वाया जाए, ताकि यह संदेश चला जाए कि वो किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो। अखिलेश जी, आप लंबे समय से बीजेपी को कहर करते हैं। दूसरा जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, मुझे लगता है कि आप उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो जानकारी यहाँ पे हमें मिल रही है उसके मुताबिक इतना तय है कि बसवराज भोमई अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आती है तो। और इसके कई सारे संकेत यहाँ पर दिए हैं। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये कहते आ रहे हैं कि बसवराज भोमई की पकड़ जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह की पकड़ नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मामला खड़ा हुआ वो ये कि बसवराज भोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया है येडियुरप्पा की चाहत की वजह से। वो येडियुरप्पा खड़े हो गए बसवराज भोमई से कि वो हमारे आदमी हैं और जब आप मुझे हटाएंगे, उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व को, तो बसवराज भोमई को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बसवराज भोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं भाते हैं। और ऐसी सूरत में अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व येडियुरप्पा के साथ खड़ा हुआ है, तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि बसवराज भोमई को अगर हाशिए पे खड़ा कर अगर वो दिख रहे हैं तो जाहिर है कि शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है वो अभी ये बसवराज भोमई के साथ खड़ा हुआ नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जब सरकार आपकी हो और यहाँ पर जब आपकी ही एक संस्था रेड करती है और बीजेपी का ही एक विधायक पकड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसको एक मौका मिलता है, लोगों में भी एक संदेश जाता है। तो ये सब चीजें ऐसी हो रही है जो बता रही है कि बसवराज भोमई की जो पकड़ है अपने प्रशासन पे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। और शायद इसी वजह से कई सारे जो बीजेपी के विधायक है वो भी नाराज चलते हैं बसवराज भोमई से। आप देखिए, पहली बार कर्नाटक के पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब लिंगायतों ने अपने ही लिंगायत 2 बड़े नेता येडियुरप्पा और बसवराज भोमई के खिलाफ बगावत की। बसवराज भोमई के घर को घेरने जा रहे थे। बसवन गौर पाटिल वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वाजपेयी जी के सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भी लिंगायत है। वो एक बड़े लिंगायत संत के साथ जब जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बसवराज भोमई के बीच में भी दूरी बढ़ी है और अगली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी संभावना यहाँ कम से कम नेताओं को नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल, इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, वो भी तब जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड में हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डाला गया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। उन्होंने दावा किया कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्हें फोन पर संभल कर बातचीत करने की सलाह दी गई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और वो लोग एक तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के बेबुनियाद केस किए जा रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके ऊपर भी कई तरह के केस किए गए जिनका कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, साथ ही मीडिया पर किस तरह से कब्जा कर लिया गया यह भी बताया। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है,
जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये सवाल हम पार्लियामेंट में भी उठाए और इस सवाल में हमारी एक ही पार्टी नहीं या राहुल गांधी जी अकेले ही नहीं, पूरा सदन इसको उठाया, लेकिन गवर्नमेंट इस इशू पे सच्चाई बताना नहीं चाहती। और जब पार्लियामेंट में ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हर चीज छुपाना, इवन जो क्वेश्चन हम डालते हैं उसको रिप्लाई भी, बहुत से रिप्लाई रिजेक्ट होते हैं, नहीं देते। पेगासस और नो पेगासस, फोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो फोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, कई जो भाजपा के भी मित्र हैं मुझसे सिग्नल पे बात करना चाहते हैं, नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करूंगा, समझते नहीं हो यार, टैपिंग चलती है। ये हकीकत है, हकीकत स्वीकारिए। अथॉरिटेरियन स्टेट के सारे फीचर्स हैं, आप जिस सरकार के मंत्री हैं, और लोग इस बात को समझते हैं। किसकी सुई कहां अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा। लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है। नहीं, ये तो आमतौर पे भी होता है। सर क्या आप लोग भी फोन आप फोन कीजिए, पता चलेगा। अभी बंद किया गया है, अभी बंद किया गया, उन्होंने कुछ नहीं हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया गोरेटी और 43 और लोगों को शेयर बाजार में ट्रेड करने से बैन कर दिया है। अभी क्यों हुआ है? इस इल्जाम पर कि इन लोगों ने 2 कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस को गलत तरीके से बढ़ाने में साथ दिया और फिर इन बढ़े हुए दामों पर इन लोगों ने ये शेयर्स बेच दिए, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा हुआ। ये पूरी कहानी अब समझते हैं कि ये शुरू कहां से हुई। सेबी ने कहा है कि एक वीडियो क्रिएटर मनीष मिश्रा ने यूट्यूब पर गुमराह करने के लिए कुछ वीडियोस डाली ताकि देखने वाले लोग इन 2 कंपनीज के शेयर खरीद लें। सेबी ने इस मामले की जांच अप्रैल से सितंबर में की पिछले साल और यह पाया कि 2 यूट्यूब चैनल्स मनी वाइज और दी एडवाइजर ने गलत जानकारी देने वाली वीडियोस यूट्यूब पर डाली। अब इन वीडियोस का काफी प्रभाव है क्योंकि इन दोनों चैनल्स पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये 5 मिसलीडिंग या फेक वीडियोस 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी थी। अब ऐसा क्या फेक कंटेंट था इन वीडियोस में, ये जान लेते हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि एक स्क्रीनशॉट जो सेबी ने डाला है अपनी रिपोर्ट में, उसमें एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो वीडियो डिलीट हो चुकी है। उसमें यह दिखता है कि क्रिएटर्स कह रहे हैं कि शेयर का प्राइस फिलहाल 20 रुपए के आसपास है और यह बढ़कर 340 रुपए हो जाएगा। ऐसा वो लोगों को कह रहे हैं ताकि लोग सुनकर, काफी जाहिर सी बात है कि वो पैसे कमाने के लिए इसमें पैसा डाल देंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने इसका विश्वास करके ये शेयर्स खरीद लिए और इसलिए ये वीडियोस अपलोड होने के बाद ही इन शेयर्स की वैल्यू दुगना हो गई। जुलाई में 12 रुपए का ये शेयर था और अगस्त में जाकर ये शेयर करीब 30 रुपए के आसपास पहुंच गया। अब सेबी कहता है कि अरशद वारसी और उनकी बीवी जो हैं और जो लोग मेंशन्ड हैं, उन्होंने ये वीडियोस अपलोड होने से पहले ये शेयर्स खरीदे और जब वीडियोस अपलोड हो गई तब उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए मुनाफा कमाने के लिए। सेबी कहता है कि अरशद वारसी ने इससे करीब 30 लाख का मुनाफा कमाया और उनकी बीवी ने इससे करीब 37 लाख का मुनाफा कमाया। अब सेबी के पास अरशद वारसी के खिलाफ सबूत क्या है, ये जान लेते हैं। वो कहते हैं कि अरशद वारसी इन वीडियोस के क्रिएटर मनीष मिश्रा, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उनसे जुड़े थे और इन दोनों के बीच 2 फोन पर कॉल्स भी हुई थी। ये दिखाती हैं कि ये दोनों जुड़े हुए थे। अब अरशद वारसी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि आप ये सब बिल्कुल ना माने, मुझे और मेरी बीवी को स्टॉक्स की कोई जानकारी ही नहीं है, वो तो हमें किसी ने सुझाव दिया था और हमने इस शेयर में पैसा डाल दिया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं।
और बाकी सब की तरह हमारा पैसा भी डूब गया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं। तो अरशद वारसी का यह कहना है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, पर इस पूरी कहानी से हम सबके लिए एक जरूरी सबक निकल के आता है कि अपनी मेहनत से कमाया पैसा सिर्फ किसी सुझाव या किसी सोशल मीडिया वीडियो के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की जानकारी और रिसर्च के बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए ताकि आप इस तरह से ना फंसें।